है तो किस्मत का रुख बदल गया, किताब खुली है तो अंधेरों का वक्त ढल गया। कलम उठी है तो किस्मत का रुख बदल गया, किताब खुली है तो अंधेरों का वक्त ढल गया। जो झुक गया पढ़ाई के आगे, एक दिन वही आगे चलकर दुनिया से ऊपर निकल गया। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अंकित फोकस प्लस स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग संविधान की विशेषता पढ़ेंगे। अगर आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं संविधान के प्लेलिस्ट में इसके पहले का वीडियो डाल दिया हूं, आप वहां पर जाकर एक बार वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इससे भी एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसे कुछ पेन डाउन किया है, यहाँ पर मैंने लिखा है और इसे मैं आसान लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करूँगा जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। संविधान की विशेषताएं। संविधान की विशेषताएं क्या होती है दोस्तों? विशेषता का अर्थ होता है खास, विशेषता का अर्थ होता है खासियत। जैसे संविधान में वह कौन कौन सी खासियत थी जो इसे महत्वपूर्ण बनाए, संविधान की वह कौन कौन सी खासियत थी या वह कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो संविधान को हमारे महत्वपूर्ण बनाए। यही होता है संविधान की विशेषताएं। विशेषताएं का आसान लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं खासियत। सबसे पहले हम लोग आते हैं पहले संविधान, सबसे लंबा लिखित संविधान। आपको पता है भारत ही दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसका सबसे लंबा लिखित संविधान है। एक बार रेलवे के आरपीएफ एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो भारत का है। दो तरह की संविधान होती है दोस्तों, एक होता है लिखित संविधान, एक होता है अलिखित संविधान। जिस संविधान को लिखा गया है उसे लिखित संविधान कहते हैं, जिस संविधान को लिखा नहीं गया है उसे अलिखित संविधान कहते हैं। अलिखित संविधान में सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? ब्रिटेन का संविधान। जो हमारे ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित संविधान है। अलिखित का अर्थ होता है कि उस संविधान को लिखा नहीं गया, आंशिक रूप से लिखा गया है लेकिन उसमें मैक्सिमम जो पार्ट है वो लिखा नहीं गया है। वहाँ पर परंपराएं के हिसाब से उस संविधान को चलता है। जैसे हम लोग, हमारे देश में कुछ परंपराएं होते हैं, इस दिन ये त्यौहार मनाया जाएगा, इस दिन ये त्यौहार मनाया जाएगा, वैसे ही वहाँ पर संविधान लिखे नहीं गए, उस परंपराओं के हिसाब से वहाँ पर चलता है। यही होता है अलिखित संविधान। अब हम लोग आते हैं आंतरिक एवं बाह्य स्रोत। आंतरिक का अर्थ होता है दोस्तों अंदर, बाह्य का अर्थ होता है बाहर। आंतरिक का अर्थ होता है अंदर, बाह्य का अर्थ होता है बाहर। अंदर एवं बाहर, स्रोत मतलब लिया गया है। आपको पता है हमारे संविधान में कुछ स्रोत दूसरे देशों से लिए गए हैं, तो कुछ जो दूसरे देशों से लिए गए हैं उसे बाह्य स्रोत कहा जाता है, जो अपने देश से लिया गया है उसे आंतरिक स्रोत कहा जाता है। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो स्रोत लिए गए हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। जैसे आपको पता है एकल नागरिकता हम लोग किस देश से लिए हैं? तो ब्रिटेन से लिए हैं। अगर पूछा जाए राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। मूल अधिकार है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिका से लिया गया है। ये बाह्य स्रोत हो गया। भारत शासन अधिनियम से सबसे ज़्यादा स्रोत लिया गया है। जो हमारे देश में है उसे आंतरिक स्रोत, जो देश से बाहर लिए गए हैं उसे बाह्य स्रोत कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। एक होता है नम्यता, एक होता है अनम्यता। नम्यता और अनम्यता का मिश्रण। हमारा संविधान नम्यता और अनम्यता का सम्मिश्रण है। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? नम्य का अर्थ होता है लचीला, अनम्य का अर्थ होता है कठोर। नम्य का अर्थ होता है लचीला और अनम्य का अर्थ होता है कठोर। नम्य मतलब लचीला का अर्थ होता है हमारे संविधान में कुछ संशोधन आसानी से हो जाते हैं, उसे क्या कहा जाएगा? लचीला। जो हमारे संविधान में संशोधन आसानी से नहीं होते हैं उसे कहा जाएगा कठोर। कैसे समझेंगे? कुछ संशोधन हमारे देश में जैसे कि साधारण बहुमत से हो जाता है, तो ये कैसा हुआ? लचीला। लेकिन कुछ संशोधन होते हैं जिसे विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कुछ संशोधन होते हैं जो 2/3 बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों के भी सहमति होनी चाहिए, तो ये कैसा संशोधन है? ये कठोर संशोधन है। होता है लेकिन उस संशोधन करने में थोड़ा सा कठिनाई होती है, इसे कठोर बोला जाता है। तो हमारे देश का जो संविधान है वो अंशतः लचीला और अंशतः कठोर है। ना लचीला है ना कठोर है, कुछ लचीला भी है कुछ कठोर है।
आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। नम्य का अर्थ होता है लचीला, अनम्य का अर्थ होता है कठोर। तो हमारे देश का संविधान नम्यता और अनम्यता का सम्मिश्रण है, अंशतः लचीला भी है और अंशतः कठोर भी है। अब हम लोग आते हैं सार्वभौमिक मताधिकार की तरफ। सार्व मतलब होता है सभी, सार्व मतलब क्या होता है? सभी लोगों को मत देने का अधिकार है। सभी लोगों को मत देने का अधिकार ही क्या कहा जाता है? सार्वभौमिक मताधिकार। ना हमारे देश में ये नहीं कि लिंग, जाति, भेदभाव या धर्म के आधार पर मत देने का अधिकार नहीं। जितने भी लोग वर्तमान में 18 साल की उम्र के हो गए हैं उनको सभी को मत देने का अधिकार है। लेकिन ये पहले मत देने का अधिकार 21 वर्ष था, लेकिन 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, उसमें जो मत देने का अधिकार था 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो हमारे देश में वर्तमान में अगर देखा जाए तो मत देने का अधिकार 18 वर्ष है। तो यही सभी लोगों को मत देने का अधिकार ही सार्वभौमिक मताधिकार कहा जाता है। इसके बाद हम लोग दोस्तों आते हैं स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका। हमारे देश में 3 स्तर की न्यायपालिका है। एक होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एक होता है हाई कोर्ट, एक होता है सुप्रीम कोर्ट। और जो हमारे देश की न्यायपालिका है वो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है, किसी के अंडर काम नहीं करेगी। ये नहीं कि आप छोटी जाति से हैं तो आपको अन्याय किया जाए, या आप कोई बड़े नेता या बड़े आदमी कोई अन्याय करे तो उसमें न्यायपालिका किसी पक्षपात न करे। चाहे जैसा भी नागरिक हो सभी के लिए निष्पक्ष न्याय किया जाएगा। यही होता है निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। ना किसी से डरना है, ना किसी से झुकना है, सबके लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्याय होनी चाहिए। यही होता है स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका। और ये किस देश से लिया गया है दोस्तों? तो न्यायपालिका हमारे जो अमेरिका देश है वहां से लिया गया है। अब हम लोग आते हैं संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली क्या होता है दोस्तों? कि जिसमें सरकार संसद के प्रति जवाबदेह हो, वही होता है संसदीय शासन प्रणाली। अर्थात सरकार संसद का विश्वास बनाए रखे, यही होता है संसदीय शासन प्रणाली। और संसदीय शासन प्रणाली ये किस देश से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। आप इसमें कीवर्ड अगर याद करना चाहते हैं तो जहां पर संसदीय शब्द आ जाए कि ये किस देश से लिया गया है, आंख मूंद कर ब्रिटेन पे टिक कर चले आइएगा। अब आते हैं हम लोग त्रिस्तरीय शासन प्रणाली। त्रिस्तरीय शासन प्रणाली क्या होता है दोस्तों? ऐसी शासन प्रणाली जहां पर 3 स्तर पर सरकार चलती है। एक होता है केंद्र स्तर, एक होता है राज्य स्तर, एक होता है स्थानीय स्तर। स्थानीय स्तर आपको पता है 3 स्तर पर सरकार चलती है हमारे देश में। केंद्र स्तर पर जो सरकार चलती है, जैसे कि हमारा रेल हो गया, विदेश नीति हो गया, रक्षा नीति हो गया, रक्षा हो गया, ये किसके अंडर काम करते हैं? तो केंद्र सरकार के अंडर काम करते हैं। अगर राज्य सरकार की बात करें तो जैसे कृषि हो गया, पुलिस हो गया, स्वास्थ्य हो गया, तो ये दोस्तों किसके अंडर काम करता है? तो ये राज्य सरकार के अंडर काम करता है। और एक होता है स्थानीय स्वशासन, जिसमें पंचायत एवं नगर पालिका का वर्णन किया गया है। पंचायत एवं नगर पालिका का वर्णन किया गया है। ये तीसरे स्तर की सरकार चलाती है। जैसे ग्राम स्तर पर पंचायत होते हैं, वैसे शहरों पर नगर पालिका या नगर परिषद होते हैं। यही होता है तीन स्तर की शासन प्रणाली। दोस्तों जैसे केंद्र स्तर पर रेल हो गया, रक्षा हो गया, विदेश नीति हो गया, ये केंद्र सरकार के अंडर आती है। वही अगर राज्य स्तर पर देखा जाए तो स्वास्थ्य हो गया और पुलिस हो गया, कृषि हो गया, ये राज्य स्तर पे हो गए। और आपको पता है 73वें संविधान संशोधन में पंचायतों का वर्णन किया गया था। 73वें संविधान संशोधन में पंचायतों का वर्णन किया गया था, जिसमें पंचायतों को 29 कार्य क्षेत्र दिए गए थे। और 74वें संविधान संशोधन में नगर प्रशासन का वर्णन है या नगर पालिका का वर्णन है, इसमें 18 कार्य क्षेत्र दिए गए थे। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य की तरफ। आपको पता है कि हमारे देश में किसी भी राज्य का धर्म नहीं होता है। अगर धर्म होगा तो व्यक्ति का होगा, किसी राज्य का या किसी देश का धर्म नहीं होगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य
यही कहलाता है। व्यक्ति का धर्म हो सकता है, व्यक्ति की जाति हो सकती है, लेकिन किसी राज्य का या किसी देश का हमारे देश में धर्म की विशेषता नहीं दी गई है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे का कुछ पॉइंट देखते हैं। जैसे एकल नागरिकता। एकल नागरिकता दोस्तों क्या होता है, आपको पता है 2 स्तर की नागरिकता होती है, एक केंद्र स्तर की, एक राज्य स्तर की। लेकिन हमारे देश में सिर्फ एकल नागरिकता है, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। अगर वही अमेरिका की बात किया जाए तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता चलती है, राज्य स्तर की अलग नागरिकता होगी और केंद्र स्तर की अलग। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। आप चाहे महाराष्ट्र से हो, चाहे यूपी, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, किसी भी राज्य से हो, आपको राज्य स्तर पर नागरिकता नहीं होगी। नागरिकता होगी तो सिर्फ देश स्तर पे होगी, आप सिर्फ भारत के नागरिक हैं। यही होता है एकल नागरिकता। और इसे किस देश से लिया गया है, तो इसे ब्रिटेन से लिया गया है। एक क्या होता है मौलिक अधिकार, इसे हम लोग दोस्तों अलग से एक वीडियो में पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार दोस्तों कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया। इसे भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में इसका वर्णन किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसे हम लोग एक अलग से वीडियो में पूरा इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसे आयरलैंड से लिया गया है और अनुच्छेद 36 से 51 में इसका वर्णन है और भाग 4 में इसका वर्णन भी किया गया है। हम लोग इसे भी एक अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। अब आते हैं मौलिक कर्तव्य। आपको पता है कि हमारे मूल संविधान में दोस्तों मौलिक कर्तव्य का वर्णन नहीं था। इसे भाग 4 का अनुच्छेद 51 क में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर रसिया से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य देखा जाए दोस्तों तो इसे रसिया से लिया गया है। और ये भी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, तो रसिया से लिया गया है। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये मोटी मोटा मैं जितना भी बताने का प्रयास किया हूं आपको समझ में आ गया होगा। आपको एक बार वीडियो देखने से न समझ में आया हो तो वीडियो को 2 बार कम से कम जरूर देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।